डॉक्टर वसुंधरा व्यास है। मैं ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी में कंसल्टेंट हूँ पाक एमआरसी हॉस्पिटल जयपुर में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कनिका गुलाटी है और मैं एज अ कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ पार्क एमआरसी जयपुर इन ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट। सो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर पे। सर्वाइकल कैंसर इज़ बेसिकली जो वो होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है, जो दूसरे नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे आजकल है ब्रेस्ट कैंसर। तो आज हम इस विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। और 95% जो ये सर्वाइकल कैंसर होता है वो HPV वायरस की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और अगर हम इसको बिल्कुल ही अर्ली स्टेज पे अगर हम इसको डायग्नोज करते हैं तो ये 100% 100% ये क्योरेबल है। तो ये पेशेंट हमें OPD में कैसे प्रेजेंट करेगा, कैसे आएगा, क्या कंप्लेंट्स के साथ आएगा, तो हम उस बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे पेशेंट को पहले तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि उसको इरेगुलर ब्लीडिंग है, माहवारी में प्रॉब्लम है, कभी भारी आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, या थोड़ी इरेगुलर आ रही है, जैसे 15 दिन में आ गई, 20 दिन में आ गई, या संबंध बनाने की बाद उसको ब्लीडिंग हो रही है, या जब माहवारी चली जाती है, 1 साल तक माहवारी बंद है और उसके बाद अगर आने लग जाए, तो वो भी एक कारण होता है सर्वाइकल कैंसर का। या फिर कोई वजन घट रहा है जिसका कोई कारण नहीं मिल पा रहा, तो ये पेशेंट ऐसे हमें प्रेजेंट कर सकते हैं OPD के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की कि किन किन महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जा सकता है या इसकी रिस्क ज़्यादा है, तो वो होता है सबसे पहले द HPV वायरस। दूसरा होता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर, मतलब अगर आपके मम्मी को या आपकी रियल सिस्टर को अगर सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और क्या कारण होता है, जैसे HIV है, जैसे इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट, जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो ये कैंसर, ये जो वायरस होता है, इसका काम जल्दी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी उसको इरेडिकेट नहीं कर पाती और यू माइट लैंड अप इन सर्वाइकल कैंसर। और क्या क्या कारण हो सकते, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और आगे इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस के बारे में अब डॉक्टर वसुंधरा व्यास वो आपसे डिस्कस करेंगी। इन्वेस्टिगेशंस मतलब हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैप स्मीयर, जो कि हम OPD में ही करते हैं जब पेशेंट आती है। तो जब उसे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तब हम अंदर से उसको उसके बच्चेदानी के मुंह का एक पानी लेके उसकी हम जांच करते हैं। और ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा तरह से एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक तरह से ही पता लग जाता है कि किसे है किसे नहीं, पर ये कंफर्मेटरी नहीं होता। कंफर्मेटरी में आते हैं 2 टेस्ट, एक तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी प्लस HPV DNA, ये नाम है जो कि आपको पता होने चाहिए। और तीसरा आता है कंफर्मेटरी कि हमने उसकी बायोप्सी ले ली, बच्चेदानी के मुंह का हमने बायोप्सी ले ली कॉल्पोस्कोपी से। तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं। ये करने चाहिए एटलीस्ट हर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल को, जो भी बच्चे रिप्रोडक्टिव एज में जो औरतें हैं, उन्हें सबको पैप स्मीयर, LBC, HPV DNA वाला टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और हर OPD में ये होता है और बड़ा इजीली अवेलेबल। अगर हम इसे प्रिवेंशन की और बात करें तो हम वैक्सीन लगा सकते हैं। हमारे छोटे बच्चे जो हैं 9 से 14 साल के, उनको वैक्सीन लगाना सबसे अच्छा कारगर उपयोग है, क्योंकि वो 95% हमें प्रोटेक्ट करती है। तो छोटे बच्चों को, इवन बॉयज़ में भी ये हेल्पफुल है। तो ये HPV को बिल्कुल रोकती है। सर्वरिक्स और गार्डासिल के नाम से ये वैक्सीन आती हैं। इन्हें 9 to 14 ईयर्स में डोज लगते हैं। और उसके बाद जो 15 साल से 45 साल की औरतों में 3 डोज लगते हैं। तो बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।